जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग आर्मी जीडी का 24 प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। 24 नंबर प्रैक्टिस सेट और इस तरीके से एक और प्रैक्टिस सेट आपका बचा हुआ है। हम लोग बताए भी थे कि 25 प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कास्ट आपको दिया जाएगा, वो हम लोग वादा पूरा कर रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को सबसे ज्यादा इतना वायरल कर दीजिए, पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में वायरल करिए, इतना वायरल कर दीजिए कि पाकिस्तान सारा कांप जाए कि ये आर्मी जीडी का जो स्पेशल बैच चल रहा है आपका प्रैक्टिस सेट का, वह दहाड़ता हुआ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के अंदर जाकर के लगे। ये स्ट्रेटजी अपनाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं भैया इस प्रश्न को और देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन होता है। दहाड़िए आप, और इतना दहाड़िए कि साले मर जाए सब पाकिस्तानिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं भैया। ये है मैथ का फर्स्ट नंबर प्रश्न। यह देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। 3 अंकों की वह छोटी संख्या जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। 13 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन क्या छोटी संख्या हो। 3 अंक की, 1 अंक की छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंकों की छोटी संख्या 10 होती है और 3 अंक की छोटी संख्या 100 होती है। 3 अंकों की वह छोटी संख्या जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। 13 से भाग दीजिए भैया, ठीक ना, तो 13 सते 91 होता है। घटा दिया जाए, 9 आ रहा है, ठीक ना, तो 13 में से 9 को, क्योंकि संख्या आपको निकालनी, हम मेथड समझा रहे हैं आपको। 100 प्लस 13 और जो संख्या शेषफल बचेगी जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे घटा करके जिसमें डिवाइड कर रहे हैं जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 13 में से 9 गया, 4, 104 और ये आंसर आपका बी इज द राइट आंसर। बी इसमें सही आंसर हुआ, सही उत्तर आपका बी है। अगला प्रश्न आप देखें, 37 नंबर। What will be the digit in the unit place in the product of 17 into 13 into 15 into 19? 17, 13, 15, 19 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा? इस टाइप का कोई भी प्रश्न हो, आप इकाई के अंकों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो उसमें यूनिट डिजिट आएगा वही आपका उत्तर सही होगा। 9 पचे 45, 5 तिहाई 15, 5 हुआ, 5 सते 35, 5 आ रहा है। ये आंसर आपका डी इज द राइट आंसर। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं भैया। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए दिया गया है, पानी में 14 सहित 2/7% हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है, तो 350 ग्राम पानी में कितना ऑक्सीजन है? पानी में कितना हाइड्रोजन है भाई? 14 सहित 2/7% और शेष क्या है? शेष ऑक्सीजन है। 100 से जब इसे माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकलेगा और दिया है इसमें कि 350 ग्राम पानी में ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं तो 14 सत्ते 98 और 2 मिलकर के 100 हो जाएगा। 100/7% आपका क्या है भाई? हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? ये तो हाइड्रोजन हो गया। तो 100 में से यदि आप इसे घटा दें तो ये पता चलेगा कि ऑक्सीजन कितना है। 700 माइनस 100 बराबर 600/7% है। और यह प्रश्न में दिया है, देखिए 350 ग्राम पानी है, 350 का 600/7, 7 पचे 35 और 100 से नीचे गुणा भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रतिशत पे है, भिन्न में बदलना पड़ेगा। 00 हटा दीजिए, 6 पचे 30 हो गया। 300 ग्राम, कितना ग्राम भाई? 300 ग्राम। 350 ग्राम पानी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है 300 ग्राम है और 50 ग्राम आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था। आप लोग भाई हमारे चैनल को वायरल करिए, सब्सक्राइब करिए और यहां तक कि आप सक्सेस होइए।
क्योंकि जब तक आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तब तक समझ जाइए कि आपके पास अथाह ज्ञान है। यदि आप देखना बंद कर दिए तो समझ जाइए कि ज्ञान की कमी होने लगेगी। वही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल है, जो किताब का कलेक्शन है, वह सबसे बेस्ट है। बहुत रिसर्च करने के बाद, परिश्रम करने के बाद ये सभी जो है कंटेंट आपके लिए बनाए जाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और सबसे ज्यादा इस चैनल को आप इतना वायरल करिए यार, इतना वायरल करिए कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1600 रुपीज एट 25% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। हिंदी में देखिए, 1600 रुपये का 25% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष संयोजित करने पर 2 वर्ष को लिए चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपसे पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है भाई, P इंटू ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर -1, और यह दिया है 1600 रुपया, 1600 रुपीज। 1 + R की जो वैल्यू है 25% है, 25/100 हो जाएगा। टाइम 2 वर्ष है, 2 पावर कर लीजिए, 1600 गुणे 25 चौका 100, 4 एकम 4, 1 5 हो जाएगा, 5 5 25 माइनस 16 बट्टे में 16 हुआ, 16 से 16 काट दीजिए, 100 इसको घटाएंगे 9, 900 आ रहा है। और ये है आपका आंसर डी। डी इज द राइट आंसर, डी आपका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखें, 40 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ गए, और ये रहा आपका, देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित है, अनुपात और समानुपात से संबंधित यह प्रश्न है। आइए हम सॉल्व करते हैं। इफ x रेशियो y बराबर 7:5, देन व्हाट इज 5x - 2y रेशियो 3x + 2y = पूछा गया। देखिए इसमें दिया है x/y बराबर 7:5, और इसका मान पूछा जा रहा है आपसे। x बराबर जब होमोजीनियस फॉर्म में हो, समघातीय रूप में हो रेशियो, तो आप आसानी से उसकी वैल्यू को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। समघातीय रूप में वेरिएबल होना चाहिए जो रेशियो में दिया है। 5x - 2y, पावर दोनों का एक है, यहां भी पावर एक ही है, इसलिए यह होमोजेनियस फॉर्म में है, समघातीय रूप में है। तो हम डायरेक्ट x का मान 7 और y का मान 5 रख करके हल कर सकते हैं। x बराबर 5 यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, और माइनस यह बराबर 5 है, 5 दूनी 10, अनुपात नीचे में रखिए, 7 × 3 = 21 और 5 दूनी 10। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20:31, और ये है 15 आएगा। ये हम 10 घटाएंगे 25 होगा। 25 कितना रहा है भाई, 25:31 आ रहा है, 25:31। ये ऑप्शन सी सही हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है इसमें, व्हाट इज cot 15 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री = cot 15 डिग्री। आइए करते हैं भाई, cot 15 डिग्री, cot 20 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री। इसका मान आपको बताना है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको समझा करके। और ये देखिए बहुत आसान प्रश्न है। यदि 2 कोणों को जोड़ दिया जाए, 2 कोणों को जोड़ा जाए और 90 आ जाए तो उसका मान सीधे 1 रख दीजिएगा, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो गया। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, 75 में 15 जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1, अर्थात एक आंसर होगा। और ये आपका सी इज द राइट आंसर हुआ। एक्सप्लेनेशन यदि और भी देखना है, ये तो ट्रिकी मेथड से हमने बताया, तो ये देखिए आप, cot 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं cot
90 से कितना घटाया जाए कि 15 डिग्री हो जाए। 75 डिग्री आप घटा दीजिए, 75 डिग्री घटाइए, इंटू कॉट 20 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 70 इंटू कॉट 70 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan 75 डिग्री, ये भी tan बन जाएगा, ठीक ना। tan कितना होगा ये भाई, tan 70 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री। इन दोनों का मल्टीपल एक होता है, क्योंकि ये फार्मूला है भाई, tan थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये सेम होना चाहिए एंगल, और अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल का प्रोडक्ट एक होता है, तो ये हो जाएगा 1। ये भी कितना होगा 1, 1 इंटू 1 बराबर 1। ये आंसर आपका सी इज द राइट आंसर। ट्रिकी मेथड से जो बताए थे वही अप्लाई करिएगा आप, ठीक ना। पेपर को सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी बताई जा रही है वह आप अप्लाई करिए और अपने परीक्षा को निकालिए और अपने लाइफ को सिक्योर करिए। इस मंत्र के सहारे आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां आपकी सोच है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम दिखाते हैं। यह रहा अगला प्रश्न, यह भी त्रिकोणमिति से ही संबंधित प्रश्न है भाई। देखिए दिया है, इफ साइन 3 थीटा बराबर cos थीटा माइनस 2 डिग्री वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 2 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। साइन 3 थीटा बराबर cos थीटा माइनस 2 डिग्री, जहां 3 थीटा और थीटा माइनस 2 डिग्री न्यून कोण है, न्यून कोण एक्यूट एंगल है, ठीक ना। तो थीटा का मान कितना होगा भाई, चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा बराबर, इस कास को उसी तरह से रहने दीजिएगा या साइन को चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं हम ऐसे, इसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3 थीटा। एक ही त्रिकोणमितीय दोनों तरफ मैंने सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, समान त्रिकोणमितीय फलनों में परिवर्तित कर लीजिए, बदल लीजिएगा। तो cos 90 माइनस थीटा हम साइन को लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अब cos दोनों तरफ से छोड़ दिया जाए तो बचेगा 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 2 डिग्री, ठीक ना। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 थीटा, और माइनस 2 को इधर लाएंगे तो 92 हो जाएगा डिग्री। थीटा का मान निकालना है, 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 23 डिग्री आ रहा है। और ये है आपका आंसर, बी इज द राइट आंसर। बी आंसर आपका करेक्ट हुआ, बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये खास तौर से आर्मी जीडी के प्रश्न है। आर्मी जीडी भारतीय थल सेना के उन विद्यार्थियों के लिए ये प्रैक्टिस सेट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो तैयारी करते हैं उनमें शेयर निश्चित रूप से करें, जिससे कि उन बच्चों को लाभ मिले जो हमारे किसान और गरीब घराने के बच्चे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाता है कि जो गरीब और किसान के बच्चे हैं वो बच्चे हमारे भारतीय थल सेना में तैयारी में लगे रहते हैं और बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं दौड़ में, और अव्वल रहते हैं और एक्सीलेंट मारते हैं। उसी के बेस पर हम लोगों ने उसी को विचार में रखते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रोवाइड किए, और ये YCT के चैनल से आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है। ये सराहनीय है इस चैनल का कि आप लोगों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया जिस पर आप अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं यहाँ से पढ़ करके, ठीक ना। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कोई ना कोई सहारा अवश्य मिलता है, और ये सहारा आपको मिला है, इसका सदुपयोग करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए ये रहा, देखिए प्रश्न अलजबरा का है। इफ x + 1/x बराबर a, देन व्हाट इज
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, यह दिया हुआ है और इसका मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूशन इसका क्या होता है भाई। एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू ए दिया है, ठीक ना। एक बार होल स्क्वायर करिए, पहले होल स्क्वायर जब आप इसका करते हैं, ठीक ना, तो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इधर होगा और इधर ए स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, इधर ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, दो ट्रांसफर करेंगे तो ये आंसर आ रहा है इसका। ठीक ना, तो इसकी वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं। अब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकाला जाए, तो इससे दोनों पक्षों का होल क्यूब कर दिया जाए, होल क्यूब करेंगे तब इसका आएगा। यहां पर बोर्ड लेने जा रहे हैं, ये देखिए हम लोगों ने सॉल्व किया है, एक्स 1/x बराबर ए दिया था और इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 आया है। अब इसको आप दोनों पक्षों का होल क्यूब कर लें, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब, इधर ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और इधर ए क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी है, a है, तो 3a हो जाएगा। ट्रांसफर कर लीजिएगा, एक्स क्यूब 1/x क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू हम लोग वहां रखेंगे। देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछा गया है, इसका मान हम लोग ये निकाले हैं, ए क्यूब माइनस 3a। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना है भाई, तो ये है ए स्क्वायर माइनस 2 है, तो ये आंसर आ रहा है भाई ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2, ये वैल्यू हो गया। ठीक ना, आइए आंसर देखते हैं किस तरह का कौन सा आंसर है भाई। ये रहा आंसर। यहां हम लोग देख रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2, ध्यान दीजिए, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2, आंसर सी सही आ रहा है, सी इज द राइट आंसर, सी आपका उत्तर सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिया है देखिए, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100। ठीक ना, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100, 1 और 100 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 1 और 100 के बीच कुल कितनी परिमेय संख्याएं हैं, ये पूछा जा रहा है। रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच भी पूछा जाए, यदि 1 और 2 के बीच कुल कितनी परिमेय संख्या है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 2, आंसर आपका क्या होना चाहिए, अनंत। क्यों होगा भाई अनंत, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसके बीच 0.1 होगा, 0.11 होगा, 0.12 होगा। अब देखिए कितने हैं, अनंत है। कहां तक है भाई, ये है 1.1, 1.3, 1.01, 1. ऐसे जो है अनंत तक चलेगी। ठीक ना, इनफाइनाइट, अर्थात यहां पर जब 1 और 100 के मध्य का रहा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत होगा। ठीक ना, अनंत इसमें परिमेय संख्या आएगी। चलिए आगे बढ़िए भाई, ये रहा अगला पड़ाव आपका, आपके लिए यह प्रश्न है और ये बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है, त्रिकोणमिति का है। आज के समय में अर्थात इस प्रैक्टिस सेट में आपको सर्वाधिक त्रिकोणमिति के प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है, जो आपको बताया गया है कि भाई 25 जो प्रैक्टिस सेट हम लोग दिए आप लोगों को, ठीक ना, 25 गुणे सीधे कर दिया जाए 50, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है, पूरे पेपर हैं, जिस तरह का आपका पेपर आता है। यदि इन 25 प्रैक्टिस सेटों को आप जो है ई बुक से, ई बुक बार बार बताया जा रहा है, ई बुक को आप लोग परचेज करिए,
आपके पास सदैव यह प्रैक्टिस सेट रहेगा आपके एंड्रॉयड फोन में, जब तक आप इस क्षेत्र की तैयारी में लगे हुए हैं। और वहां से आपको एक बेहतरीन जो है कलेक्शन मिलेगा और निश्चित रूप से आप सिलेक्शन पा जाएंगे। बस इतने को केवल पढ़ते रहिए, बार बार दिमाग आपका चलना शुरू हो जाएगा बहुत तेजी के साथ। जैसे दौड़ में एक्सीलेंट मारते हैं, ठीक उसी तरीके से आपका दिमाग रन कर जाएगा तो परीक्षा निकल जाएगा। अर्थात रिटन एग्जामिनेशन एक आपका जो है, ठीक ना, 25 प्रैक्टिस सेटों में समाहित हो जाएगा और आपका परीक्षा निश्चित निकलेगा, ठीक ना। देखिए 25 पचे 125, 1250 प्रश्न है। 1250 की तो किताबें बनती है मोटी मोटी, ठीक ना। ये 1250 केवल आपकी वो पेपर हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक ना। चलिए इस प्रश्न का देखिए कि क्या जवाब होगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो प्रैक्टिस बुक है, ठीक ना, उसको आप लोग निश्चित रूप से परचेज कर लीजिए। बहुत कम पैसों में उसे आप खरीद सकते हैं और आपके घर बैठे क्षण मिनटों सेकेंडों में आपके एंड्रॉयड फोन के अंदर आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए और इस प्रश्न का देखते हैं कि जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए शानदार हम तरीका बताने जा रहे हैं, ध्यान दें। देखिए दिया है इसमें, इफ एक्स लाइज बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos x इज इक्वल टू, दिया है देखिए यहां पर 5/13, देन द वैल्यू ऑफ tan x माइनस cot x इज, ठीक है। दिया है इसमें, यदि x प्रथम चतुर्थांश में हो तो cos x बराबर 5/13, तो tan x माइनस cot x का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे हमारी बातों को। अब देखिए ये प्रथम चतुर्थांश के है ये, और आप जानते हैं कि cos x बराबर बेस बटे हाइपोटेनस होता है। बेस बटे हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस पता है तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर। रूट में हो जाएगा h² माइनस b², कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, 13 का वर्ग कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 169, 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा। इसे खट से सॉल्व कर दीजिए तो ये आ रहा है 144, इसका वर्गमूल 12 होगा। अब आप निकाल सकते हैं tan x माइनस cot x का मान। देखिए कैसे निकालते हैं हम। tan x बराबर, इसमें भी एक पेज ले लिया जाए भाई, tan x माइनस cot x का मान आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दें। tan x माइनस cot x, tan x की वैल्यू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपान बेस, और इसका होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अभी निकाले हैं ना हम लोग, 12 आया था, 12/5 हो जाएगा क्योंकि बेस 5 है, माइनस 5/, ये 12 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 144 माइनस 5×5 25 होगा और 12×5 60 हुआ। इसे आप माइनस कर लीजिएगा तो माइनस करेंगे 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, 9×5 14 होता है, ठीक ना। यहां बचा 3 में से 2 घटाएंगे 1, 119/60 आ रहा है। क्या यह आंसर है कि नहीं, यह चेक कर दिया जाए। देखिए कितना आया था भाई, 119/60, आप मैच कर लीजिए, 119/60 आंसर सी सही है, ठीक ना। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखें, और ये रहा अगला प्रश्न। अब यहां से आपको 5 प्रश्न रीजनिंग के मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक ना। 5 प्रश्न आर्मी जीडी में रीजनिंग का पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स होते हैं, शेष आपके जीके और जनरल साइंस होते हैं, ठीक ना। इस तरह से टोटल मिला दिया जाए तो 50 क्वेश्चन हुए, और अर्थमेटिक रीजनिंग को मिलाया जाए तो 15 प्रश्न होते हैं। आइए देखा जाए इसका सोल्यूशन क्या हो रहा है। इन द फॉलोइंग ऑड टर्म, निम्न में से कौन सा भिन्न है, अलग है। अलग आपको पहचान करना भैया, कौन सा सबसे आपको अलग दिख रहा है। रेडियो, रेडियो आप लोग अब तो सुनते ही नहीं है, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा यूट्यूब चैनल को देखा जाता है,
इसके बाद बचा कुचा है तो भाई व्हाट्सएप प्रयोग करते हैं आप। ये रेडियो जो है इस समय कोई देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, टीवी चला लिए, टीवी अपना देख लिए, ठीक ना। पिक्चर भी लोग नहीं हाल में देखने अब जाते हैं, हाल वाले तो ऐसे ही अब बेकार हो गए हैं। टेलीफोन देखिए, यह रेडियो है भैया, ये टेलीफोन है, ये टेलीविजन है, ये वायरलेस है। आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा सबसे डिफरेंट है, अलग कौन सा है भाई, अलग की पहचान करनी है। इस प्रश्न में सबसे अलग की पहचान करनी है, देख करके बताइए। हमको तो भाई पता है कि कौन सा है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, वायरलेस, ये सभी साधन है एक दूसरे से बातचीत करने का। रेडियो भी है, संसाधन है भाई, आप गाना वाना भी सुनते होंगे उससे। टेलीफोन से आप बात करते ही हैं। टेलीविजन है, वायरलेस है। ये ध्यान दीजिएगा, रेडियो में चित्र नहीं आते हैं, टेलीफोन में भी चित्र नहीं है। व्हाट्सएप से आप बात करते होंगे या किसी अन्य सॉफ्टवेयर का माध्यम से बात करते हैं, तब जाकर के आपका फिगर दिखता है और उस व्यक्ति का भी दिखता है, ठीक ना। टेलीविजन जब आप देखते हैं तो इसमें आवाज के साथ साथ क्या आता है भैया, चित्र भी आता है। इसलिए यह क्या है, सबसे अलग हुआ, ये विषम हुआ। बाकी सभी में सिर्फ आवाज आती है। अगला प्रश्न आप देखें, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है भाई। किसी निश्चित कूट भाषा में LESSON लिखा गया है, इसका क्या कोड दिया है, चलिए इसको हम सॉल्यूशन कराते हैं। LESSON, इसके नीचे खट से लिखिए NGUQML। 12 14 5 7 19 21 19 17 15 13 14 12, जैसे हमको आता है ये आपको आना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक समझ जाइए कि आपकी स्पीड जो है धीमी पड़ी रहेगी, और धीमी गति से ही आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन आपको पेपर करना है, परीक्षा निकालने के लिए करना है, नौकरी पाने के लिए करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई। और मेहनत जब तक नहीं हो रहा है तब तक समझ जाइए कि आपके लिए वह नौकरी बहुत दूर है। तो मेहनती बनिए, परिश्रमी बनिए, तब जाकर के उस जॉब को पा सकते हैं, ठीक है। ध्यान पूर्वक से प्रैक्टिस सेटों को सॉल्यूशन देखिएगा और घर पर अपने दिमाग का प्रयोग करके उसे सॉल्यूशन भी करिएगा, तब जाकर के इसे देखिएगा। नहीं तो फिर इसमें गड़बड़ आप कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए दिखा देते हैं इसका रीजन क्या रहा भाई। सीधे सीधे दिख रहा है, +2 हुआ है, +2 हुआ है, 19 20 21 22 23 आ रहा है, ये 21 आ रहा है 2 जोड़ने पर। अब यहां से माइनस हो रहा है भाई, देखिएगा 2 घटाने पर आ गया, 2 घटाने पर आया, 2 घटाने पर। शुरू के जो 1 2 3 लेटर है उसमें 2 प्लस करने पर आ रहा है, और लास्ट के 3 जो दिया है लेटर उसमें -2 करने पर आ रहा है। ये रीजन हुआ, वही रीजन अप्लाई कर देना है। PUZZLE, शुरू के 3 लेटर में 2 जोड़ दीजिए, 16 2 18, 21 22 23, 23 पर क्या पड़ता है, W आ जाएगा। Z 26 पर है, 2 जोड़ेंगे तो भैया B आएगा, और यहां से 2 माइनस करना है, 26 में से 2 घटाएंगे X हो जाएगा, 2 घटाइए 10 हो जाएगा, 2 घटाइए C हो जाएगा। समझ गए। RWBXJC, ये आंसर आपका C द राइट आंसर, RWBXJC, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न रहा 48 नंबर। ये आपके समरूपता से संबंधित प्रश्न है, सॉरी सादृश्यता से संबंधित है। कार, गैरेज, वायुयान। कार कहां रखते हैं भैया, गैरेज में रखते हैं, ठीक ना, सॉरी गैराज में जाकर के बनाए जाते हैं, ठीक ना। कार जो है गैराज में जाकर के खड़ा करते हैं, खड़ा करने से संबंधित है।
और वायुयान कहाँ खड़ा होता है भैया, इसमें से आपको बताना पड़ेगा। हैंगर में, जेटी में, एयरड्रम में, शेल्टर में। जीके का प्रश्न है भाई, जीके से संबंधित है, ठीक ना। तो कार जो है गैराज में रखते हैं आप, तो वायुयान कहाँ रखते हैं? हैंगर है, उसको रखने का स्थान क्या है? हैंगर है, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न, ये नंबर सीरीज का है और ये रहा प्रश्न आपके सामने 4, 7, 11, 16, 32, ठीक है। अब इस प्रश्न का देखिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको देखना है कि क्या हो रहा है। आइए दिखाते हैं। चार दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है। बहुत सिंपल है ये प्रश्न, ठीक ना, कठिन नहीं है। 3 जोड़िए, 5 जोड़िए, सॉरी 5 नहीं 4 जोड़ा गया है। 7 4 क्या होता है भाई? 11। यहाँ पर 5 जोड़ा गया है, यहाँ पर कितना जोड़ा गया? 7, ठीक ना। 7 6 13 होता है, लेकिन 6 जोड़ा गया, सॉरी एक केवल अधिक करके जोड़ा जा रहा है। 3 4 5 6, फिर क्रमबद्ध क्या जोड़ देंगे? 7 7 2 9, 29 होगा। यहाँ 29 में जोड़ने पर अगला भी टर्म आना चाहिए, लेकिन अगला टर्म नहीं, लास्ट टर्म ही पूछा है। 29 आंसर सही हुआ, ठीक ना। 3 4 5 6 ऐसे ऐड होता जा रहा है, समांतर श्रेणी जोड़ी जा रही है, तो ये आपका ए इज द राइट आंसर, ए सही है। लास्ट प्रश्न ये रहा 50 नंबर का, और ये है आपका डायरेक्शन टेस्ट का संबंध, समझ जाइए। दिशा परीक्षण से संबंधित यह प्रश्न है, दिया है देखिए। A is 28 meter west of B. C is 28 meter north of B. Then C is in which direction of A? A B के 28 मीटर पश्चिम दिशा में है। A कहाँ है भैया? A B के, A इधर है, B के किधर है? पश्चिम में है, 28 मीटर दूरी पर है। C B के 28 मीटर उत्तर में है। C B के 28 मीटर उत्तर में है, यहां है C। C A की दिशा में, C A की दिशा में है। C ये जो है A से किस दिशा में है? तो यहां प्लस बना लीजिएगा, इधर ईस्ट जा रहा है, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। तो इन दोनों के बीच वाले डिस्टेंस को हम, डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व। और इसमें देख लीजिए कि कौन सा आंसर सही है। तो नॉर्थ ईस्ट आपका फर्स्ट ऑप्शन सही आ रहा है, ए आंसर सही हुआ, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग आज 24 प्रैक्टिस सेटों को सॉल्यूशन किए हैं। इसमें कुछ गर्जन भी थी, क्योंकि कुछ बातें दिमाग में आई थी, इसीलिए गर्जन और तड़पन भी हुई, ठीक ना। उसके लिए भाई क्षमा प्रार्थी है, ठीक ना, क्योंकि आप लोग पढ़ते रहिए और जबरदस्त तरीके से एनर्जी के साथ पढ़िए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का YCT के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। जो गर्जन थी वो सच में गर्जन थी भाई, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। देश के प्रति जो जब तक जज्बा नहीं है और गर्जन नहीं है, तो फिर उसका मतलब क्या होता है? हैं, उसमें कोई वो नहीं होता, ठीक है। जो नापाक पाकिस्तान है उसके लिए जो है, उसी के अगेंस्ट के लिए तो तैयार किए जाते हैं भारतीय सेनाओं को। तो प्रश्नों को मैं आपको आगे लेकर के चलूंगा इसी की श्रृंखलाओं में आगे की तरफ, और सभी लोग आप लोग जुड़े रहिएगा इस सेशन के साथ। और एक बेहतरीन सेशन होगा आपको, जहां से जीएस के पार्ट आप देखेंगे। और लगभग कारवां जो है अभी अंतिम पोजीशन पे है। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स के साथ आप लोग, इस प्लेटफॉर्म के साथ आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके आप अपने बेहतर भविष्य को निर्मित कर सकते हैं।
टॉपिक मैं आपको लेकर के चलूंगा। इस टॉपिक की तरफ जब हम चलेंगे, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के इस टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। लगभग हमारा 45 मिनट का सेशन होगा, 45-50 मिनट का। प्रश्न आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर का हमें क्या करना है, चयन करना है। याद रखिएगा, सही उत्तर का हमें क्या करना है, चयन करना है। द कह रहा है फादर ऑफ नेशनल, जब फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन। देखो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी का क्या होता है, जन्म होता है। गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। याद रखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, चंद्र नहीं चंद है, करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। और इसी में तो जो था इनका मोहन इनका नाम है, करमचंद इनके पिताजी का नाम है, और माता का नाम पुतली बाई। शुरू में इनकी पढ़ाई राजकोट में होती है, फिर बाद में इन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए, और लंदन से पढ़कर आने के बाद यहाँ पर इन्होंने, ये बातें आप याद रखिएगा। इसके बाद इनका जो जन्म, जो मृत्यु है, उस बात को 2 अक्टूबर 1869, 30 जनवरी 1948 को व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने क्या किया था, नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार करके हत्या कर दिया। जो नाथूराम गोडसे था ये पत्रकार था, इस बात को आप याद रखिएगा। पत्रकार थे, कट्टर हिंदूवादी थे। 1948 में गांधी जी को डेथ कर देता है, तो याद रखिएगा। यही आपसे प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी जो थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, 20 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का क्या होता है, जन्म होता है। इससे जुड़ी हुई बातें मैंने बताया, ये सभी प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। पॉइंट भी क्लियर। आगे चलते हैं। हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल, राजस्थान में कभी जाएंगे आपको मिलेगा। शाहजहां, अकबर, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने ही क्या किया था, हवा महल का निर्माण करवाया था। राजस्थान के रायपुर में है ये। बहुत मजा आएगा, बेहतरीन सेशन है। ये हवा महल है, ये राजस्थान के जो वहां का जयपुर, जयपुर है जो वहां का कैपिटल है राजस्थान का, वहीं पर हवा महल बनाया गया है। एक बेहतरीन तरीके से है, जो आप देखेंगे गर्मी के दिनों में किस तरीके से वहां पे जो सफोकेशन को रोका जा सकता है, इसको लेकर के इसको निर्मित किया गया था। निर्मित करने वाले शासक का नाम आपसे कई बार पूछा जाता है। अग्निवीर का, ये सब पेट प्रश्न होते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अकबर ने इलाहाबाद का किला बनवाया था, फतेहपुर सिकरी बनवाया था, कल एक रात में हुआ था। फतेहपुर सिकरी और शाहजहां, चलिएगा इस बात को हम देखते हैं। शाहजहां, शाहजहां को आप लोगों को पता होगा, आगरे का ताजमहल, ताजमहल का निर्माण इन्होंने ही कराया। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि
डॉट डॉट हैज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द इंडिया। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा खड़गपुर, मुंबई विक्टोरिया टर्मिनल, हावड़ा। देखिएगा, खड़गपुर पहले था, ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पहले था। इसके बाद क्या कह रहा है आपसे, ये उसके बाद से अभी जो है गोरखपुर है। गोरखपुर में कुछ नहीं हुआ है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 प्लस प्लेटफॉर्म नंबर 2 को जोड़ करके एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। एशिया क्या, विश्व का भी कह सकते हैं। राइट आंसर डी विल बी द राइट आंसर, इसमें से कोई नहीं है। हालांकि अगर गोरखपुर रहता तो आपके ऑप्शंस में आपका सही उत्तर हो जाता। मुंबई विक्टोरिया टर्मिनल्स कोई मतलब नहीं है। हावड़ा ये तो ब्रिज है ना, अंग्रेजों ने इसको निर्मित करवाया था। आगे चलिएगा, मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी पल्लव राजाओं ने इसको निर्मित करने का काम किया था। रामेश्वरम, गुवाहाटी, मदुरई, महाबलीपुरम। मदुरई में है ये। पल्लव शासकों ने क्या किया था, इसको निर्मित किया था। पल्लव शासकों ने इसको निर्मित किया था। दक्षिण भारत में है तो द्रविड़ शैली, पीढ़ा देउल, पीढ़ी नुमा जब होता है तो उसको कला में पीढ़ा देउल कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसको पल्लव शासकों ने इसको निर्मित करवाने का काम किया था और ये उत्कृष्ट कला का नमूना है। कभी आप जाएंगे मीनाक्षी मंदिर तो आप इस बात को याद रखिएगा, कभी दर्शन करने का मौका मिलेगा। पीढ़ा देउल शैली में निर्मित किया गया है। नागर शैली, बेसर का शैली, द्रविड़ शैली, तो द्रविड़ शैली का ही एक पार्ट है। ये बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, गीत सेठी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। गीत सेठी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? का संबंध निम्न में से किस खेल से है? गोल्फ से है, बिलियर्ड्स से है, हॉकी से है। याद रखिएगा, गीत सेठी जो थे ये बिलियर्ड्स से संबंधित थे। अगर पूछे आपके हॉकी में तो यहाँ पर एक फेमस पर्सनालिटी मेजर ध्यानचंद पूछा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इस मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है विजॉर्ड ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। याद रखिएगा, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछता है। और अगर आपसे ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है, तो दिल्ली में। मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है ये कहां पर है, दिल्ली में है। तो ये इसका राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, इस तरीके से जब प्रश्नों को आप लगातार जब आप सॉल्व करेंगे तो सभी प्रश्न आपको बहुत आसानी के साथ आपके सॉल्व हो जाएंगे। और सिलेक्शन को अगर पाना है तो आपको एक निश्चित दिशा में, निश्चित तौर तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार बताता हूँ, पढ़ाई के तरीका आपको अपनाने पड़ेंगे और पढ़ने पड़ेंगे। देखो 25 प्रैक्टिस सेट तो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इधर दिया गया, फिर प्रीवियस ईयर पेपर कराया। 30-35 प्रैक्टिस सेट लगभग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवाए गए और 100 प्रश्नों का ये बंच है। तो अगर आप समझ सकते हैं 100 प्रश्नों का अगर 35 प्रश्न अगर आप कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कितने प्रश्न हो रहे हैं। डेली आपको जो है 50 प्रैक्टिस सेट था ये, 50 प्रश्नों का, तो 1700, 1800, 2000 प्रश्न अगर आपको करा दिए जाते हैं तो केवल आप प्रैक्टिस सेट करके और कोई थोड़ा बहुत किताब पढ़ करके आप सिलेक्शन पा सकते हो। क्योंकि होता क्या, बच्चे को आता सब कुछ है, एग्जाम में इतना बच्चा पैनिक हो जाता है, उस पैनिक की वजह से उसको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो एग्जाम में बच्चा करता क्या है ना,
एक ही मटेरियल को नहीं पढ़ेगा। देखो मार्केट में गया बच्चा, एक बार एक ठो किताब खरीदा, फिर बोला ना ना ये अच्छा नहीं है, एक ठो और ही ले लिया, उसको बोला यार ये काहे का लिया, ये बोलेगा ये वाला किताब लेके आया होता, वो बोलेगा अच्छा ये वाला लेके आओ, फिर उसका पार्टनर बोलेगा, बगल वाला पड़ोसी बोलेगा अरे यार इसको काहे के लेके आया, इसको लेके आओ। इलाहाबादी बच्चों की खासियत मैं बता रहा हूँ, वो बोलेगा अच्छा ये ला, वो बोलेगा अरे यार इसमें तो तैबे नहीं करता है, एक ठो क्वेश्चन कौन और ही में से मिल गया, वो 10 ठो किताब बदल लेगा। 10 किताब क्या कर लेता है बबुआ हमारा, बदल लेता है। और जब बबुआ हमारे 10 किताब को बदला तो होता क्या है, एक बार मान लो इसको पढ़ लेगा, नया रहेगा तो पढ़ेगा, एनर्जी रहेगा, शुरू में पैसा भी मिलता है घर से, तो एक बार इसको पढ़ा फेंक दिया, नहीं अच्छा है, इसको पढ़ा फेंक दिया, ऐसे करके वो क्या करता है ना, एक बार पढ़ता है। 10 मटेरियल को क्या किया, एक बार पढ़ा। उस बाबू को ये नहीं पता होता है कि हमें अगर एक ही मटेरियल को मैं 10 बार अगर पढ़ लिया होता तो हमें जो रास्ता तय करना था, हमें पता चल जाता कहाँ पे गड्ढा है और कहाँ पे हमारे को गाड़ी को ब्रेक करना है, कहाँ पे एक्सीलरेटर तेज करना है। इसको पैटर्न को पकड़ो। आपको करना क्या है, एक ही मटेरियल को आपको 10 बार पढ़ना है, न कि 10 मटेरियल को एक बार पढ़ना है। और जब आप 10 मटेरियल को एक बार पढ़ते हो तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और जब एक मटेरियल को आप 10 बार पढ़ते हो तो आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। और जब बच्चा असमंजस की स्थिति में आ जाता है एग्जामिनेशन के समय, बच्चा फ्लॉप हो जाता है। मटेरियल को नहीं बदलना है, तुम्हें थोड़ा सा 1 कदम 10 कदम पीछे चलना है, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खराब करना। देखो जब कोई बल्लेबाज होता है, जब वो बल्लेबाजी करता है, तो जब वो देखना जब 4 गेंद पर जब वो 6 मार देगा तो युवराज सिंह ऑटोमेटिक 5वीं और 6ठी गेंद पे छक्का मारेगा ही मारेगा भाई। बल्लेबाज के पास कॉन्फिडेंस आ गया। और गेंदबाज पैनिक हो जाता है, गेंदबाज जैसे ही पैनिक होता है, गेंदबाज क्या करेगा, अगला कभी वाइड फेंकेगा, कभी फुल टॉस देगा, 5वीं गेंद फुल टॉस ऑटोमेटिक देगा वो, नहीं तो शॉर्ट पिच मारेगा, वाइड मारेगा, नहीं तो नो बॉल मारेगा। तो पैनिक नहीं होना है, युवराज सिंह की तरह बनना है आपको। 4 गेंदों को इतनी बेहतरीन तरीके से ले लीजिए कि 5वीं और 6ठी गेंद भी बाउंड्री के बाहर चली जाए। जो न भी प्रश्न आ रहा हो उन प्रश्नों को भी सॉल्व करने का यही तरीका होता है। लास्ट के मोमेंट में हम लोग बार बार बोलते हैं तैयारी करवाते समय कि अपने कॉन्फिडेंस को आपको डाउन नहीं करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, आइए ईसी, बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं, आइए ईसी कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं, आइए देखते हैं ईसी को क्या है। ये कह रहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग को कहते हैं, या कह रहा है इंडियन एटॉमिक, देख रहे हो यही बात यहां पर भी कह रहा है और यही बात यहां पर भी कह रहा है। केवल एक आई से आपका हो गया इंटरनेशनल और एक आई से आपका हो गया इंडियन। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग है या अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग है। और अगला कह रहा है इंडियन एविएशन काउंसिल, या इनमें से कोई नहीं। 6ठे प्रश्न का आप सभी लोग राइट आंसर देंगे। तो ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे होता है। आईएईसी जो होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, सी से होता है आपका कमीशन। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ए विल बी द राइट आंसर। आपके दिए गए प्रश्न का ए सही उत्तर होगा। कह रहा है 2020 ओलंपिक गेम्स विल बी प्लेड एट, 2020 के ओलंपिक खेलों का आयोजन, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन किया गया था ओलंपिया शहर में किया गया था। कभी मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक जी के कभी क्लास लूंगा तो ओलंपिक का आयोजन का पूरा इतिहास ही मैं बताऊंगा आप लोगों को। जीसस की याद में जो है ओलंपिक शहर ओलंपिया में इस खेल को आयोजित किया जाता है। तब से लेकर अभी तक इसका आयोजन लगातार किया जाता है, प्रति 4 वर्षों में किया जाता है। ये कह रहा है कि इसका आयोजन कहाँ खेला जाएगा, 20 में, लंदन में, पेरिस में, नई दिल्ली में, जापान में। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर है, इस बात को आप याद रखिएगा। 7वां प्रश्न जो है 2020 जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे। लो, रामनाथ कोविंद किस नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे? 11 नंबर पे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे।
और कहोगे मिसाइल मैन किसको कहते हैं? कलाम जी को। जो ये थे 14वें नंबर के थे। डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ? आगे चलिएगा। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विद विच गेम इज दिलीप ट्रॉफी एसोसिएटेड? दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेनिस से? बताइएगा, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताइएगा, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? ईरानी ट्रॉफी, बताइएगा। कई बार पूछा जाता है ईरानी ट्रॉफी। बताइएगा। एक और पूछा जाता है रणजी ट्रॉफी। चलिएगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? सुब्रतो कप का संबंध किससे है? कमेंट सेशन में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। सुब्रतो कप का संबंध किससे? बताइएगा, सुब्रतो कप का संबंध किससे? ठीक है, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट के क्षेत्र में खेला जाता है। क्रिकेट के क्षेत्र में खेला जाता है। रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट के क्षेत्र में खेला जाता है। बात करें अगर दिलीप ट्रॉफी का, यह भी क्रिकेट के क्षेत्र में खेला जाता है। बात करें सुब्रतो कप का, तो ये आपका फुटबॉल के क्षेत्र में खेला जाता है। इस तरीके से कई बार आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ देता है, ईरानी ट्रॉफी किसमें खेला जाता है? सुब्रतो कप तो हजारों बार पूछा गया है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। ये रहा आपके प्रश्न का। अगला क्या है? भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई। प्रश्न आपसे कह रहा है चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया होता है, इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर या राज्यों के मुख्यमंत्री? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाई। बताइएगा, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर हुआ? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे। ऑन विच डे इज ह्यूमन राइट्स डे को कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 मार्च, इनमें से कोई। 8 मार्च को क्या होता है? 8 मार्च महिला दिवस। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और ये चीजें आपसे कई बार इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रश्नों को आपको लगातार आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से प्रश्नों को अगर आप लगातार सॉल्व करेंगे तो आपके प्रश्न एक एक सॉल्व होते चले। ये पूरा स्ट्रेटेजी दिया है। भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना है। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द 8 5-year प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 8वीं पंचवर्षीय जो योजना है, इस 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? देखो, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी यह 92 से 97 के बीच में चलाई गई थी। तो 97 हो गया, इसके बाद ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद 9वीं चलेगा, इसके बाद 9वीं चलेगा।
तो 97 से आपका 2, ये आप छोड़ दीजिए। यहां पर जो था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब इसके पहले आप जाओगे तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, ये है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना और ये है आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना। क्लियर हुआ? 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, सी विल बी द राइट आंसर। हाउ मेनी प्लेयर कॉन्स्टिट्यूटेड ये बेसबॉल टीम, बेसबॉल खेल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक बेसबॉल होता है और एक होता है आपका वॉलीबॉल। बेसबॉल में कितने होते हैं? देखो 11 जो होता है आपका क्रिकेट में होता है। क्रिकेट पूछे, हॉकी पूछे और फुटबॉल। चलो खो खो में कितना होता है? खो खो में 9 होता है। कबड्डी में कितना होता है? 7 होता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है बेसबॉल। बेसबॉल में आपका 9 होता है। अगर आपसे वॉलीबॉल पूछता तो 6 होता। सभी खिलाड़ियों की संख्याओं से कई बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि क्रिकेट में कितने होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं, खो खो में कितने होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, बेसबॉल में कितने होते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? 13 प्रश्नों के बाद 14 प्रश्न। इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब के लेखक कौन है? हु वाज द राइटर ऑफ द बुक्स टाइटल इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम। बाण भट्ट है, बीएस नायपाल है, अबुल कलाम आजाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने अल हिजाज भी कई बार पूछा जाता है। अल हिजाज किसका है? सी विल बी द राइट आंसर। यहीं पे एक और किताब लिख लीजिएगा, हिंद स्वराज किसका है? गांधी जी का है। ये भी पूछा जाता है। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी गांधी का है। एक और पूछा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये है जवाहरलाल नेहरू का। आगे चलिएगा। विच कंट्री नेशनल फ्लैग इज नॉट रेक्टेंगुलर इन शेप? किस देश का जो है जो फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर नहीं है? ये सब बचकानी वाले प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। जापान का है, उत्तरी कोरिया का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी, नेपाल जो है इसका राइट आंसर होगा। सी विल बी द राइट आंसर। ये बचकानी प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं। अगला चलिएगा। हाँ ये है आपके बेहतरीन प्रश्न। हमने आपको 15 प्रश्न जो कराया वो स्टैटिक के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। इस पर हमें लगातार हम लोगों को अपने तैयारी को लगातार धारदार तरीके से हमें करना है। और इसके बाद से अग्निवीर के बाद एयरफोर्स भी एक बड़ा सुनहरा मौका होता है विद्यार्थियों के लिए। और आप लोग एयरफोर्स के बैच के साथ भी क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और जुड़ करके आप लोग अपनी सफलताओं को क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग एयरफोर्स के बैच को भी लाने वाले हैं। कल से आपके एयरफोर्स के या आज से एयरफोर्स के बैचेज भी आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अग्निवीर के पूरी कंप्लीट हम लोगों ने कंप्लीट आपको तैयारी करवाई है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दिया गया है। अगर आप हम लोग के बैच के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो न्यूनतम फीस के साथ आप लोग YCT के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है सेशन V में
जनरल साइंस। और जनरल साइंस की जब हम बात करेंगे तो ये आप इस बात को आप याद रखिएगा, प्रश्न आपसे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ द डायरेक्ट चेंज। प्रोसेस क्या होता है डायरेक्ट चेंज का? फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। जो सॉलिड होता है इस सॉलिड से वेपर में बदलने का, सॉलिड से वेपर में जो बदलता है उसके लिए क्या कौन सा प्रोसेस कहा जाता है? कह रहा है किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। जो ठोस होता है ठोस को सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेपराइजेशन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, नॉन ऑफ दीज कहते हैं। तो जो सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है ठोस। जैसे मान लो कपूर है, कपूर को जब जलाते हैं तो सीधे सीधे गैस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, द्रव बीच वाला कंडीशन नहीं होती है। तो इसी को बोला जाता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जो प्रश्न जो है आपका इसको ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ये 16वें प्रश्न का जो बी विल बी द राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? नोबल गैस की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द नोबल गैस? देखो केल्विन ने तापमान से रिलेटेड है, रदरफोर्ड ईटा सर पर प्रोटॉन की खोज किया था, केल्विन का संबंध ताप से है। क्यूरी ने क्या किया था? बैकुरल किरणों की खोज की थी, इन्होंने बैकुरल किरणों की खोज की थी। अब आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, 17वें प्रश्न में कोई विशेष इसके बाद से आपके ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। 17वें प्रश्न में इसके बाद आपका कोई विलियम रैमसे नाम आपको मिलेगा, यहां पर नहीं दिया है, विलियम रैमसे नाम मिलेगा। विलियम रैमसे ने ही क्या किया था? इसकी खोज किया था नोबल गैस की। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। चलिएगा, ये फूड चेन स्टार्ट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? आहार चक्र की शुरुआत किससे होती है? बताइएगा इसको। आहार चक्र की शुरुआत प्रकाश संश्लेषण से होती है, फोटोसिंथेसिस से होती है, रेस्पिरेशन श्वसन से होती है, या कह रहा है कि डीके क्षय से होती है? इसको बताइए, रेस्पिरेशन, डीके या क्षय से होती है। तो आहार की शुरुआत कहाँ से होती है? आहार चक्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये विल बी द राइट आंसर, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगला क्या कह रहा है कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू द ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ओजोन परत की कमी, जो ओजोन परत होती है किस ऑक्साइड के कारण होती है? कार्बन ऑक्साइड के कारण, फास्फोरस के कारण, या नाइट्रोजन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो ओजोन परत की जो कमी होती है वो किसके क्षय होने से होती है? बिल्कुल सही बात है, ओजोन की जो लेयर पाई जाती है, यही ओजोन की जो लेयर है ये आपका क्या हो जाता है? जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, ये जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, इसी पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? ये रोकने का काम करता है। इसमें मेन रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है, इस बात को आप याद रखिएगा, कार्बन होगा। इससे आने वाली किरणें पृथ्वी पर तो चली आती हैं, गर्मी पैदा करने वाली किरणें होती हैं, लेकिन जब यही डिप्लेट हो जाता है तो ये किरणें जा नहीं पाती हैं और पृथ्वी पर क्या करती है? गर्मी को बढ़ा देती हैं। ये विल बी द राइट आंसर। अगला क्या है? प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्लांट और एनिमल सेल में अंतर क्या होता है? प्रश्न क्या कह रहा है? प्लांट एंड एनिमल सेल, जो प्लांट और एनिमल सेल होते हैं उसमें डिफरेंट या डिफर क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? निम्न गुणों में पौधे और जंतु कोष किसमें भिन्न होते हैं? तो इस बात को आप याद रखिएगा, केंद्रक में, ड्यूडेनम में, या कह रहा है कोशिका भित्ति में, या राइबोसोम में? तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति का डिफरेंस पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होती है ये आपका पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है।
सी विल बी द राइट आंसर, न्यूक्लियस और ड्यूडोल ये होता है। आगे चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्सेस ऑफ एनर्जी बट नेवर कॉजेज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का धनी स्रोत है और वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं करता है। कह रहा है कि कौन सा जो है प्रदूषण नहीं करता है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं करता, कोयला या सूर्य ऊर्जा या लकड़ी। देखो वुड को अगर आप जलाओगे, लकड़ी को भी जलाओगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगा। कोयले को भी जलाने से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसेस भी निकलती है, नाभिकीय से भी निकलता है। याद रखिएगा, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, इस सूर्य की ऊर्जा से कोई भी वायुमंडलीय प्रदूषण जो होता है, ये वायुमंडलीय प्रदूषण सूर्य की यहाँ पे सोलर एनर्जी से आपका नहीं होता है। तो जो राइट आंसर है वो आपके प्रश्न का सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्या कह रहा है, हाउ डू द एम्फीबियस एनिमल्स, उभयचर को एम्फीबियस कहा जाता है, कैसे श्वसन को लेते हैं। उभयचर जंतु जो होते हैं श्वास कैसे लेते हैं, फेफड़ा से, चर्म से, गिल्स से या ये बीसी। देखो जो श्वसन लिया जाता है यहाँ पे, जो उभयचर जंतु जो श्वसन लेते हैं, तीनों ही माध्यम से लेते हैं। जरूरत पड़ेगा लैंग्स से लेंगे, जरूरत पड़ेगा उनके छोटी छोटी स्किन्स होती हैं वहां से भी लेते हैं, और गिल्स से भी वो क्या करते हैं, श्वसन को ले, गलफड़ा टाइप का जो होता है, मछली जो होती है। तो डी विल बी द राइट आंसर। हाउ मेनी एमिनो एसिड आर फाउंड इन प्रोटीन्स। देखो प्रोटीन में जो होता है अमीनो अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 20 प्रकार के, 9 प्रकार के, 11 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोटीन्स होता है, इस प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। क्लियर होगा, यही अमीनो एसिड ही जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और प्रोटीन जब ये निर्मित करेंगे, जो प्रोटीन होता है शरीर को हिष्ट पुष्ट करने में, शरीर को बल प्रदान करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिम जब कोई जाता होगा तो उसको जो ट्रेनर जिम का होता है वो यही बोलता है प्रोटीन लो। हाईली प्रोटीन अगर आप लोगे तो आपके बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो तुरंत गेन किए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स, जो पत्तियां होती हैं उसमें हरा रंग किसके कारण से होता है। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण से होता है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण से होता है, विटामिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, लोहा के कारण। देखो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है पत्तियों का हरा रंग होता है। एक सेकंड 24वां प्रश्न है ना आपका। ये हीमोग्लोबिन के कारण तो मानव में रक्त है ना, ये मानव रक्त है। एक सेकंड, ये मानव रक्त हो गया, निकल गया जल्दीबाजी में। हीमोग्लोबिन से मानव का रक्त होगा ना ये, और ये आप विटामिन का पत्तियों से कोई लेना ही देना नहीं है। ये पत्तियों का जो हरा रंग होता है ये तो क्लोरोफिल के कारण होगा ना, डी आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का, के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। आगे चलिएगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फिक्स काइनेटिक एनर्जी। गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। 1/2 ये जो mgs दिया है ये तो स्थितिज ऊर्जा है, इसको स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है, और 1/2 mv² को बोला जाता है ये गतिज ऊर्जा। आगे चलिएगा, कर सोनार में कौन सी तरंगे उपयोग की जाती है। व्हाट वेव्स आर यूज्ड इन सोनार। साउंड, नेविगेशन, रेंजिंग बोला जाता है। कह रहा एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, यांत्रिक तरंगों का, इनमें से कोई। देखो सोनार जो होता है किसी वस्तु की स्थिति को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है।
जो समुद्र के अंदर जो गोता जो जो समुद्र के अंदर अगर कोई चीज है, कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, तो उसके ऊपर क्या क्या सोनार मतलब साउंड नेविगेशन उसके ऊपर डाला जाता है और वो पराश्रव्य तरंगे होती है, उससे जाएंगी, टकराएंगी और टकरा करके उससे फिर उससे जो डाटा होगा वो लेकर के ऊपर चली जाएंगी। तो ये सोनार का प्रयोग जो होता है समुद्र के अंदर वस्तुओं की स्थिति के बारे में पता करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो 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 इसमें तरंग होती है वो तरंग को बोला जाता है अल्ट्रासोनिक वेव बोला जाता है। ये अल्ट्रासोनिक वेव, बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है, W इक्वल टू एफ इंटू डी, बल गुणे दूरी। बल का मात्रक आपका क्या होता है, बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। राइट आंसर आपका क्या निकला, न्यूटन इंटू मीटर। 27वां प्रश्न के बाद चलिएगा, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। देखो इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। एस्टिग्मा रोग होता है, अभी आगे कहीं दिया भी होगा, उसमें कहाँ प्रयोग, बेलनाकार लेंस का प्रयोग कहाँ, मायोपिया, एस्टिग्मनिज्म या हाइपरमिट्रोपिया या कलर ब्लाइंडनेस। तो इसको याद रखिएगा, ये एक बार जो लेंस होती है कुछ इस तरीके से होती है, ये चीजें याद रखिएगा। ये बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है, कौन सी जो राशि है ये सदिश राशि है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को बोला जाता है 1/2 mv²। मास, त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कह रहा है सदिश राशि, कह रहा है त्वरण क्या होता है, सदिश राशि होता है। गतिज ऊर्जा हुआ, द्रव्यमान हुआ, ये सब अदिश राशियां हैं, अर्थात जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश माने जिसकी दिशा नहीं चाहिए, केवल हमें परिमाण चाहिए। याद रखना परिमाण है, परिणाम नहीं है, रिजल्ट नहीं है, मैग्नीट्यूड बोला जाता है। किसी भी राशि को बताने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, वो अदिश राशि है। और जबकि जब सदिश होता तो इसमें आपके दिशा के साथ साथ आपका परिमाण भी चाहिए। ये प्रश्न का राइट आंसर सी होगा आपका। अगला क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फॉलोइंग वाटर। बहते हुए पानी में, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, अगर कोई लड़का हायर लेवल का पढ़ाई किया होगा तो उसे पता होगा। बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक कहां से होगा, गतिज ऊर्जा, गति वहां पे प्रदान हो रही है कि नहीं, बह रही है पानी, तो स्थितिज का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो याद रखिएगा इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी होगा तो तापमान कितना भी कम बेस हो उस पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है। तो 30वें प्रश्न को याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है, द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। पौधे में जो हरा रंग होता है किसकी कारण से, यानी किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का जो रंग होता है वो हरा होता है। देखिएगा क्या कह रहा है, पौधों में जो हरा रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है, कैरोटीन के। देखो कैरोटीन दे तो प्रोटीन होता है मेरे भाई, जो मनुष्य के बाल में पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन कहा जाता है। प्लाज्मा, ये तो रक्त का भाग है, रक्त में लगभग 55% प्लाज्मा पाया जाता है, और इस 55% में 90% आपका पानी है और 10% आपका क्या है, प्रोटीन है। ये मैं हजारियों बार आपको पढ़ा चुका हूँ। और इस क्लोरोफिल के कारण जो होता है पौधे का जो रंग होता है वो हरा होता है। और जब पौधा मुरझा जाता है तो उसमें मैग्नीशियम की कमी होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है।
मैग्नीशियम की कमी होता है, सैंथोफिल हुई है ही नहीं है। ये तीनों ऑप्शन मैंने आपको डिस्कस किया। पौधे का हरा रंग, पौधा जब मुरझाएगा मैग्नीशियम की कमी होगी। आगे चलिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। HIV एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV किसके कारण से होता है या इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ये फंगल संक्रमण है, जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोअल जोअल। देखो मैं बार बार इसको ट्रिक भी बताया था, जो हैवी बीमारियां होती हैं, जैसे अभी कोरोना आया है, खत्म नहीं हो रहा है, तो वायरस होगा कि जीवाणु होगा? वायरस होगा। जो खतरनाक बीमारियां होती हैं वो वायरस से होती हैं। तो पहला चीज तो आप याद रख लो, फंगल का कोई सवाल ही नहीं बनेगा, खुजली थोड़े ना है बाल में, और जीवाणु का कोई सवाल ही नहीं बनेगा, तो विषाणु तो ऐसे होगा। क्लियर हुआ? और इसको बोला जाता है T4 जो होता है ना, एड्स के मरीजों में यही T4 लिम्फोसाइट कहा जाता है। लिम्फोसाइट मतलब जो शरीर से लड़ने वाली कोशिकाओं जो को रक्षा करती है, उसी पर ये क्या करता है, एड्स के जो वायरस होता है अटैक कर देता है। तो जब ये T4 लिम्फोसाइट पर जब ये अटैक करेगा तो इसकी वजह से क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता है व्यक्ति की, जिसको इम्यूनिटी बोला जाता है, वो कमजोर हो जाता है। तो ये सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्या है, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पौधों में पाया जाने वाला जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परिवहन को लेकर जाने के लिए। ऑक्सीजन को परिवहन ये तो श्वसन में होता है मेरे भाई। जब मनुष्य सांस लेता है तो उसमें ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकालता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, आहार के परिवहन के लिए है नहीं, एमिनो एसिड के परिवहन के लिए। एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन होता है। प्रोटीन या पोषण अगर होता या आहार होता तो वो तो फ्लोएम होता है। फ्लोएम के माध्यम से पोषण या आहार जाता है किसमें, पौधों में। और जाइलम मतलब ज माने जल, ज माने जाइलम, तो पानी को लेकर के जाने का काम करता है। कहाँ लिखा है, ट्रांसपोर्ट मतलब ढोना, लेकर जाना, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पानी के परिवहन को लेकर जाने का काम करता है। क्लियर हुआ? आगे चलिएगा, विच लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाई अर्नेस्ट हैकल। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया या दिया गया, निम्न में से किस नियम को प्रतिपादित किया गया, फॉरवर्ड यानी दिया गया, पुट अप बाई, प्रभाविता का नियम, विरासिता का नियम। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब हम ही आगे हैं, प्रभावित है, इस प्रभाविता को नियम को दिया था। या कह रहा इनहेरिटेंस, विरासत में मिली होती है कुछ चीजें, पुरखों से मिली होती है, तो क्या उस नियम को दिया था इन्होंने। या कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब अलग करने का नियम, पृथकता का नियम दिया था क्या इन्होंने। ये है आपका द बायोजेनेटिक लॉ कहा जाता है, जिसे अनुवांशिकता या वंशानुगत का नियम कहा जाता है। तो जो अनुवांशिकता एवं वंशानुगत का जो नियम है दोस्तों, यही अर्नेस्ट हैकल साहब ने क्या किया था, पुट किया था और प्रतिपादित किया था। पुट मतलब प्रतिपादित करना या दिया या संपादित करना। तो जो राइट आंसर होगा डी विल बी द राइट आंसर। आगे चलिएगा, लास्ट शायद प्रश्न होना चाहिए, जीरो प्लेज ए वाइटल रोल इन वर्किंग ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, निम्न यंत्रों में से किसकी कार्य प्रणाली में जीरो और महत्वपूर्ण। जीरो और एक, बाइनरी एंड डेसिमल नंबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जीरो और अगर एक नहीं रहेगा तो कंप्यूटर का एक कीवर्ड भी आपका आगे नहीं चला जाएगा। और आज के समय में डिजिटल का जमाना चल रहा है, ट्रांसिस्टर, कंप्यूटर, क्लॉक या एबेकस। तो कंप्यूटर कहाँ दिया हुआ है, ये रहा आपके प्रश्न, और ये हमने आज आपको कंप्लीट कराए, पूरे आज आपको कंप्लीट करवाए गए प्रैक्टिस सेट 24, और एक प्रैक्टिस सेट और बचा है, उसके बाद इस क्लास को हम लोग बंद कर देंगे। आप जुड़िएगा हमारे पेड बैच के साथ, और वहाँ पर आपको पूरी आपकी थियरी की क्लास आपको मिलेगी, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी,
जीएस जो भी आपको चाहिए पेड बैच में आप जुड़ेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो आप यहाँ पर निश्चित रूप से जुड़ करके आप अपनी सफलताओं को निश्चित कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए।